हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टडी। भारतीय दंड संहिता के इस 6वें वीडियो में आज हम साधारण अपवाद पर आधारित कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ये वीडियो क्रमांक 6 है। इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित इन प्रश्नों से आप विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए लाभ उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रश्न क्रमांक 16 है। इससे पहले के 15 प्रश्न मैं वीडियो क्रमांक 5 के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं। प्रश्न है कि एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला जाता है। उसके बारे में पत्नी के द्वारा पता लगाया गया, परंतु कुछ भी पता नहीं चलता है। 6 वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात में महिला ने दूसरा विवाह कर लिया। 7 वर्ष के समाप्त होने से पूर्व ही पति वापस आ जाता है और पत्नी के द्वारा दूसरा विवाह करने के अंगेष्ट बाद लेके आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या महिला किसी दुर्व्यवहार के अपराध के लिए दोषी होगी? पहला ऑप्शन है दुर्व्यवहार की दोषी नहीं है क्योंकि उसका दुराशा नहीं था। दुर्व्यवहार की दोषी है क्योंकि उसने जानबूझ करके दूसरा विवाह किया है। दुर्व्यवहार की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित है। यहाँ ऑप्शन क्रमांक सी होगा कि वह दुर्व्यवहार की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। कारण यह है कि इसके द्वारा पति के विषय में पूरी सही तरह से जानकारी सद्भावना पूर्वक तरीके से प्राप्त नहीं की गई थी। पत्नी विवाह की दोषी होगी, दुर्व्यवहार की दोषी होगी क्योंकि उसने 6 वर्ष तक इंतजार किया था, फिर भी उसने अपने पति के जीवित रहने के संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है। आर बनाम टाल्सन का मामला इसी से संबंधित वाद है, लेकिन थोड़ी सी उसमें भिन्नता है। उसमें इस बात में कैदी ने अपने पति के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी, पूरी जानकारी प्राप्त की थी और उसे यह विश्वास हो गया था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन है सी कि दुर्व्यवहार की दोषी होगी क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न है कि एक पुलिस ऑफिसर है, वारंट के बिना यज्ञ को जिसने की हत्या की है पकड़ लेता है। क्या उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है? तो उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। सही ऑप्शन यहां पर इसका डी है। धारा 79 इस संबंध में प्रावधान करती है आईपीसी की, जिसके अनुसार की विधि के द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि के द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, अतः अ के द्वारा किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 18 है कि एक कुल्हाड़ी से उस स्थान पर लकड़ी काट रहा था जहां के बच्चे खेल रहे थे। कुल्हाड़ी छटक जाती है और उससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ये दोषी होगा। यहाँ जब ये कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है तो इसके द्वारा उचित सावधानी और चेतावनी नहीं दी गई है, सावधानी नहीं बरती गई। पहले इसको चेतावनी देनी थी, उसके बाद ये सावधानी बरता तो न इसने चेतावनी दिया बच्चों को। ऐसी स्थिति में ये उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर ये चेतावनी देता और उसके बावजूद भी किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती तो ये किसी अपराध का दोषी नहीं होता, लेकिन इसके द्वारा कोई उचित चेतावनी नहीं दी गई है। धारा 80 के अनुसार कोई भी बात अपराध नहीं होती है जो कि दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी भी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण ढंग से या विधिपूर्ण साधनों के द्वारा उचित सतर्कता एवं सावधानी बरतने के साथ की जाती है। यहाँ इसके द्वारा दोनों बातों का अभाव रहा है, अतः ये बच्चों के प्रति उचित सतर्कता एवं सावधानी न बरतने के कारण उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी होगा। प्रश्न क्रमांक 19 है कि एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है, का दोषी होगा। यहाँ उचित सावधानी और सतर्कता का कोई भी विकल्प इस प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर यह दोषी नहीं होगा। अगर ये उचित सावधानी और सतर्कता वाली बात कहते तो दोषी या निर्दोष होने की बात आती, लेकिन यहाँ कुछ बात कही ही नहीं गई है। वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल अचानक निकल जाता है और उससे निकट खड़े हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ ये कोई अपराध नहीं बनेगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 80 जो कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना के दृष्टांत पर आधारित है, अतः ये किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 19 से 20 है कि एक कामगार उचित चेतावनी देकर के छत से बर्फ फेंकता है, एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है। उचित चेतावनी देकर के छत से बर्फ फेंकता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये दोषी होगा नहीं होगा। हत्या का दोषी होगा, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी होगा। मृत्यु आकस्मिक है इसलिए वो दोषी नहीं है। सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में उल्लेखित है। यहाँ पर मृत्यु आकस्मिक है, अतः वह इस धारा के अंतर्गत बचाव प्राप्त कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 21 है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि दुर्घटना से घटित होती है?
79, 78, 80 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका 80 है कि दुर्घटना या दुर्भाग्य के कारण यदि कोई घटना घटित होती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। सही ऑप्शन इसका सी है। धारा 80 में वर्णित है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि दुर्घटना से घटित होती है। विधिपूर्ण दुर्घटना के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है कि कोई भी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना। ऐसी दुर्घटना आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को उसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए, कार्य विधिपूर्ण प्रकार से किया गया हो और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो। तीसरा है कि कार्य उचित सावधानी एवं सतर्कता से किया गया हो तथा कार्य विधिपूर्ण हो। इस तरह से धारा 78 में न्यायाधीश के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य और धारा 79 में विधि के द्वारा न्यायानुमत कृत्य को एक प्रतिरक्षा माना गया है। प्रश्न क्रमांक 22 है कि एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है। यहाँ यदि एक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो एक्स का कृत्य। देखिए, उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं है, आप समझ गए होंगे। जब सावधानी का अभाव नहीं है और ऐसी स्थिति में भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा और वो क्षमा योग्य होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है कि क्षमा योग्य है, अपराध नहीं है, जबकि उसके द्वारा उचित सावधानी एवं सतर्कता बरती जाती है। यदि उचित सावधानी और सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो वो दोषी माना जाएगा। धारा 80 के अनुसार क्षमा योग्य है, कोई अपराध नहीं है, क्योंकि एक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई भी अभाव नहीं है। प्रश्न क्रमांक 23 है कि आवश्यकता का बचाव नहीं लिया जा सकता है जबकि कार्य किया जाता है। पहला है सद्भावना पूर्वक बिना आपराधिक आशय के क्षति कारित करने के अंतर्निहित खतरे पर तथा दूसरे उससे बड़ी क्षति कारित करने से। आवश्यकता का बचाव आप कब नहीं ले सकते हैं? आपने कोई नुकसान हुआ है और आप कहें साहब ये आवश्यकता थी, तो आवश्यकता का बचाव कब नहीं लिया सकता है? जबकि कार्य किया जाता है। तो सद्भावना पूर्वक ये नहीं आएगा, बिना आपराधिक आशय के, और दूसरा है कि क्षति कारित करने में अंतर्निहित खतरे पर, और सी है कि क्षति कारित करने में अंतर्निहित खतरे पर। इसके आधार पर बचाव नहीं लिया जा सकता है। दूसरी, उससे बड़ी क्षति को रोकने में इस पर बचाव लिया जा सकता है। अगर प्रश्न ये होता कि आवश्यकता के बचाव का सहारा लिया जा सकता है जबकि कार्य किया जाता हो सद्भावना पूर्वक, तो ये करेक्ट होता। बिना आपराधिक आशय के ये करेक्ट होता, और दूसरी उससे बड़ी क्षति को रोकने में ये करेक्ट होता। तो लेकिन यहाँ प्रश्न हमारा है कि आवश्यकता का बचाव नहीं लिया जा सकता। इन तीन कंडीशन ए, बी और डी में लिया जा सकता है और सी में नहीं लिया जा सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 जो कि आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है, उसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व है कि कार्य बिना किसी आपराधिक आशय के किया गया हो, कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया हो, कार्य किसी भी अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्तन हेतु किया गया हो, और अपहानि जिसे कि निवारित या परिवर्तित किया जाना है किसी भी व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित हो। प्रश्न क्रमांक 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित है? तो आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित मामला है आर वर्सेस हेडले एंड स्टीफन का मामला। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। आर वर्सेस हेडले और स्टीफन का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 81 से संबंधित है जो कि आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। डीपीपी बनाम बियर्ड का मामला धारा 85 जो कि अनैच्छिक मतदाता को लेकर के है, मैचिंग के लिए भी पूछ लिया जाता है। मैकनाटन का मामला विकृत चित्तता से संबंधित है जो कि धारा 84 पर आधारित है, और के एम नानावटी वर्सेस मुंबई राज्य का मामला ये धारा 300 के अपवाद 1 पर आधारित है। तो यहाँ इसका जो सही प्रश्न हो जाएगा ये आपका आर वर्सेस हेडले एंड स्टीफन का मामला हो जाएगा। के एम नानावटी का जो मामला था इसमें सबसे अंतिम बार जो जूरी थी वो बैठी थी और 9 जूरी मेंबर इसमें बैठे थे। इसके बाद में जूरी बैठना बंद हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 25 है कि पोत के डूबने के पश्चात में एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया है। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सकता। एक्स के पास में अन्य विकल्प नहीं होने के कारण उसने वाई को धक्का दे दिया और जो कि डूब गया। वाई डूब जाता है तो एक्स के द्वारा क्या किया गया? एक्स आपराधिक मानव बंध नहीं किया गया, हत्या भी नहीं की गई है, उपेक्षा द्वारा हत्या का अपराध ये भी नहीं है और कोई अपराध नहीं। सही ऑप्शन यहाँ पर डी है कि कोई अपराध नहीं किया गया। धारा 81 में दिए गए दृष्टांत पर आधारित है प्रस्तुत समस्या। धारा 81 आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है जिसके अनुसार कार्य जिससे कि अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाता हो कोई अपराध नहीं बनता है। उपरोक्त दृष्टांत स्टीफन महोदय ने दिया। इसके अनुसार एक्स के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है।
प्रश्न क्रमांक 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता की प्रत्यक्षा से संबंधित है। तो आर बनाम हडले एंड स्टीफन का मामला, दूसरा है विशंबर बनाम रूमल का मामला, तीसरा है ब्राउनिंग बनाम स्टेट का मामला, और ये सभी तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी है कि उपरोक्त सभी मामले ये आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित हैं। आर बनाम हडले एंड स्टीफन का बाद में आवश्यकता की प्रत्यक्षा से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 जो कि आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति का प्रावधान करती है। विशंबर बनाम रूमल तथा बाउनिंग बनाम स्टेट का वाद भी भारतीय दंड संहिता की धारा 81 पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 27 है कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम हडले एंड स्टीफन्स के बाद में दी गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड डेनमैन के द्वारा, लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा, लॉर्ड एक्सन के द्वारा तथा न्यायाधीश पुलक के द्वारा। तो इसका सही आंसर आपका बी है कि ये जो टिप्पणी दी गई थी ये लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा दी गई थी। क्वीन बनाम हडले एंड स्टीफन का बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 81 में प्रावधानित आवश्यकता से संबंधित है तथा इस बाद में लॉर्ड कॉलरिज महोदय ने निर्णय दिया था। न्यायाधीश महोदय का नाम याद रखिएगा, इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 28 है कि आर बनाम हडले एंड स्टीफन का बाद सुसंगत है। आपराधिक दायित्व के सामान्य अपवाद दुर्घटना से, तथ्य की भूल से, प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार से या आवश्यकता से। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर डी है कि यह आवश्यकता के सिद्धांत तथा नेसेसरी के सिद्धांत पर आधारित है। आर बनाम हडले एंड स्टीफन का बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 में आवश्यकता से संबंधित है तथा बाद में ये अब कथित किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के मूल्य को पर अपने प्राण की रक्षा करने वाला आवश्यकता के बचाव का लाभ नहीं ले सकता है। प्रश्न क्रमांक 29 है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता को प्रत्यक्षा के रूप में अभिवचन नहीं किया जा सकता है? पहला है आत्म प्रत्यक्षा तथा हिंसा का निवारण, दूसरा है कि एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाकर भी अभियुक्त को होने वाली हानि का निवारण, तीसरा है कि आत्म परिरक्षण एक अत्यंतिक आवश्यकता है, और चौथा है कि अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बुराई का चुनाव। इस प्रश्न का सही आंसर है कि आत्म परीक्षण एक अत्यंतिक आवश्यकता है। सही ऑप्शन सी है। आर बनाम हडले एवं स्टीफन के बाद में निर्णय से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला है कि आत्म संरक्षण एक परम आवश्यकता नहीं है। यहाँ ऊपर दिया हुआ है हमें कि आत्म परीक्षण एक अत्यंतिक आवश्यकता है, इस कारण ये गलत हुआ है। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे का जीवन लेकर के अपना संरक्षण करने का कोई भी अधिकार नहीं है, और कोई भी आवश्यकता मानव वध को न्यायोचित नहीं ठहराती है। इस प्रकार से आत्म परीक्षण एक परम आवश्यकता नहीं मानी गई है। प्रश्न क्रमांक 30 के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दुराशय आर बनाम प्रिंस का मामला, ये करेक्ट है। आवश्यकता डीपीपी बनाम बियर्ड का मामला, ये गलत है। तीसरा है चित्त विकृतता मैग्नाटन का बाद, ये भी करेक्ट है, तथा मतता वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ बी जो है वो सुमेलित नहीं है। दुराशय आर बनाम प्रिंस का है, चित्त विकृतता मैग्नाटन का बाद है, तथा मतता वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का मामला है, तथा डीपीपी बनाम बियर्ड का जो मामला है ये नशे से संबंधित है। आवश्यकता से संबंधित प्रमुख वाद आर बनाम हडले एंड स्टीफन्स हैं। प्रश्न क्रमांक 31 है कि आर बनाम हडले एंड स्टीफन का बाद निम्न प्रत्यक्षा से संबंधित है। पहला है चित्त विकृति, दूसरा है मतता, तीसरा है तथ्य की भूल तथा चौथा है आवश्यकता। तो आर बनाम हडले एंड स्टीफन का बाद ये आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है। बाकी चित्त विकृतता का मामला धारा 84 मैग्नाटन के बाद से संबंधित है। मतता धारा 85 अनैच्छिक मतता, डीपीपी बनाम बियर्ड का मामला, और धारा 86 ये स्वैच्छिक मतदाता जो कि वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य से संबंधित है। तथ्य की भूल धारा 76 रेक्स बनाम लिबेटस। प्रश्न क्रमांक 32 है कि आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए एक बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? एक बच्चे की आयु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से ऊपर तथा 12 वर्ष से कम आयु के आपराधिक समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि इसे
डॉली कैपेक्स अर्थात अक्षम गुड़िया माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 33 है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध करने में पूर्णतः अक्षम होता है, अपराध करने में पूर्णतः सक्षम होता है, अपराध करने में सक्षम या अक्षम पूर्णतः बाद के तथ्यों पर निर्भर करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। अपराध करने में पूर्णतः अक्षम होता है, सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। धारा 82 संबंध प्रावधान करती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक दायित्व से पूर्ण रूप से उन्मुक्ति प्रदान की जाती है, अर्थात शिशु को अपराध करने में पूर्णतः अक्षम माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 34 है कि एक बालक के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है यदि वह कार्य कारित करते समय 7 वर्ष से कम आयु का है, सही ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35 है कि ए जिसकी आयु सही 7 वर्ष है अपराध कारित करता है तो क भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत के अधीन दोषी नहीं होगा और यदि पर्याप्त परिपक्वता का है तो दोषी होगा। देखिए आईपीसी के दोनों सेक्शन धारा 82 और 83, धारा 82 बात करता है 7 वर्ष से कम की और धारा 83 बात करता है 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम के बच्चे की। लेकिन अगर बच्चा उस समय के सही 7 वर्ष का है तो इसके संबंध में कोई प्रावधान आईपीसी में नहीं दिया हुआ है, तो इसे धारा 82 में ही माना जाएगा। जबकि बच्चा जो सही उस दिन 7 वर्ष का होता है, क्योंकि दंड विधि ये प्रावधान करती है कि उसको जो पनिशमेंट है वो सरल तरीके से दिया जाना चाहिए, इसीलिए इसे धारा 82 के अंतर्गत रखा जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन वो दोषी नहीं होगा, सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए आ जाएगा। सी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और धारा 83 के अंतर्गत नहीं आएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अधीन दोषी होगा। इसकी व्याख्या बताती है कि धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को अपराध करने में अक्षम माना गया है। धारा 83 में 7 वर्ष से ऊपर के शिशु की बात कही गई है। इस समस्या में उसकी आयु 7 वर्ष है। चिल्ड्रंस एंड यंग पर्सन्स एक्ट 1963 की धारा 16 के आधार पर 7 वर्ष का बालक भी धारा 82 में ही काउंट किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट निम्नलिखित किस धारा में है? तो नासमझ गुड़िया धारा 82 के अंतर्गत आता है, सही ऑप्शन यहाँ पर इसका भी है। धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बालक अपराध करने में अक्षम होते हैं, अतः उन्हें आपराधिक दायित्व से पूर्ण रूप से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। जबकि धारा 83 में 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं के लिए सीमित उन्मुक्ति का प्रावधान किया गया है। धारा 81 आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है। धारा 84 विकृत चित्तता के कार्य से संबंधित है तथा धारा 87 ये सम्मति से किया गया कार्य जिससे कि मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने का आशय नहीं होता है और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान होता है। प्रश्न क्रमांक 37 है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। यह सिद्धांत निम्नलिखित किस सूक्ति पर आधारित है? ये 4 सूक्तियां आपको यहाँ दी हुई हैं। ये सूक्ति है सूक्ति क्रमांक बी, डॉली इन कैपेक्स, सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की गई कोई भी बात अपराध नहीं होती है। इसके अनुसार डॉली इन कैपेक्स अपराध करने में अक्षम इस धारा पर आधारित है ये सूक्ति। प्रश्न क्रमांक 38 है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कितने वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है? जो कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है, सही ऑप्शन यहाँ पर बी आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 39 है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता है? पहला दिया हुआ है कि एक वयस्क व्यक्ति चाकू से दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है, एक वयस्क महिला अपने नवजात शिशु की हत्या करती है, एक 75 वर्षीय व्यक्ति एक महिला के साथ बलात्कार करता है और 7 वर्ष से कम आयु का बालक रिवॉल्वर से अपने पिता पर गोली चलाता है जिससे पिता की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। बाकी जो तीनों कंडीशन है ए बी सी ये अपराध की कैटेगरी आती है कि एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा चाकू से दूसरे व्यक्ति की हत्या करना, एक वयस्क महिला अपने नवजात शिशु की हत्या करती है तथा 75 वर्षीय एक व्यक्ति एक महिला के साथ बलात्कार करता है। प्रश्न क्रमांक 40 है कि कथन दिया हुआ है कि एक 9 वर्ष की आयु का बालक है, वह सास है वह को मार डालता है तो अ के विरुद्ध दोषी ठहराया जा सकता है। और कारण दिया हुआ है कि 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति, तो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई है।
सही ऑप्शन इसका यहाँ पर सी हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। ए करेक्ट था तथा आर गलत था। यहाँ पर अ को दोषित किया जा सकेगा। वह धारा 83 के अनुसार उन्मुक्ति का फायदा प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे सीमित उन्मुक्ति का ही लाभ प्राप्त हो सकता है। वह आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं समझा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 41 है कि शब्दावली विकृत चित्तता को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है, पागलपन के समान नहीं माना गया है तथा भारतीय दंड संहिता में साधारण अपवाद नहीं माना गया है। सही आंसर है ए कि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा 84 के अंतर्गत ये बताया गया है कि विकृत चित्तता के संबंध में आवश्यक बचाव क्या है। अध्याय 4 में सामान्य बचाव के रूप में धारा 84 को प्रावधानित किया गया है। कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उसे करते समय चित्त विकृति के कारण या कार्य की प्रकृति या वह जो भी वह कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में यदि असमर्थ रहता है। प्रश्न क्रमांक 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद विकृत चित्तता के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। यह है आपका मैकनाटन का मामला। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका भी है। आर बनाम मैकनाटन 1843 का बाद भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विकृत चित्तता जो कि धारा 84 में जिसको प्रावधानित किया गया है के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। आर बनाम प्रिंस का मामला यह दुराशय को लेकर के है जो कि विधि की भूल से संबंधित है। आर बनाम हडले इम्परर का मामला धारा 81 ये आवश्यकता के सिद्धांत को लेकर के है। और महबूब शाह बनाम इम्परर का मामला ये धारा 34 आईपीसी सामान्य आशय के सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी वीडियो से लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।